हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज नए जोश के साथ नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों में सबसे पहले हम देख लें कि मिट्टियाँ बनती कैसे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले देखें कि मिट्टी बनती कैसी हैं। मिट्टियाँ जो होती हैं बनती कैसे हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे। जब पहाड़ों पर जब बारिश होती है, पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो इसके कॉर्नर पर जहाँ थोड़ा गड्ढा होता है वहाँ पानी रुक जाता है, यहाँ पानी रुक जाता है। तो ये जो पानी ठंडा, जब पानी ठंडक की वजह से क्या होता है, जमने लगता है, पहाड़ों पर जमने लगता है। तो यह अपना पृष्ठ बढ़ाता है, पृष्ठ बढ़ाता है और चट्टानों पर जोर डालता है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, टूट टूट कर लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगती हैं। जब बादल से पानी गिरता है पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जब पानी गिरता है तो जहाँ गड्ढा रहता है वहाँ रुक जाता है पानी। तो ये क्या करता है, ये ठंडक की वजह से जमना शुरू हो जाता है, अपने पृष्ठ को बढ़ाता है और चट्टानों पर जोर डालता है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, टूट टूट कर नीचे आने लगती हैं। और हम जानते हैं कि पर्वतीय पहाड़ों से नदियाँ भी निकलती हैं। पर्वत और पहाड़ों से क्या होती हैं, नदियाँ भी निकलती हैं। यही जो पहाड़ टूट टूट कर गिरता है तो यह क्या करता है, मिट्टी का निर्माण करता है, मिट्टी का निर्माण करता है। और जो मिट्टी होती है नदियों के ही द्वारा एक स्थान से क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जब बारिश होती है पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो जहाँ गड्ढा रहता है तो पहाड़ों पर, तो क्या होता है, वहाँ ठंडक की वजह से पानी इकट्ठा रहता ही है। ठंडक की वजह से पानी क्या होता है, ठंडक की वजह से पानी क्या होता है, जमने लगता है और अपना पृष्ठ बढ़ाता है, जिससे चट्टानों पर जोर पड़ता है और चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। और टूट कर क्या होती हैं, पहाड़ों से नीचे गिरने लगती हैं। और यही जो टूट कर नीचे गिरती हैं, यही क्या करती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। और जो मिट्टियाँ होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचती हैं, तो नदियों के ही द्वारा ये मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ों से क्या होती हैं, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और ये अपने साथ क्या, छोटे छोटे कण लेकर आगे बढ़ती रहती हैं। और जो बड़े कण होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। तो छोटे छोटे कण लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। अब अगर बात करें आगे, आप इस चित्र में और स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ छोटे छोटे कण या बड़े जो कण होते हैं, जिसको पत्थर कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर क्या करती हैं, उनके पहाड़ों के पास ही रुक जाते हैं और छोटे छोटे कण जो होती हैं लेके आगे बढ़ती रहती हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। अब बात करें कि जो सॉइल ऑफ प्रोफाइल होता है, सॉइल ऑफ प्रोफाइल, लेयर ऑफ सॉइल, इसको हम या तो सॉइल ऑफ प्रोफाइल कहते हैं। तो सबसे पहले जान लें, जैसे मिट्टियाँ जो होती हैं इनका सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो जो सबसे ऊपरी जो होता है वह ह्यूमस होता है, उसके बाद टॉप सॉइल होता है, उसके बाद सब सॉइल, ये टॉप सॉइल है, उसके बाद सब सॉइल है और उसके बाद वेदर्ड रॉक, जो पिंक कलर का है, क्या है, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, बेड रॉक होता है। सॉइल प्रोफाइल में
सॉइल प्रोफाइल में सबसे लास्ट में क्या होता है, बेड रॉक होता है। सॉइल प्रोफाइल में सबसे लास्ट क्या होता है, बेड रॉक होता है। उसके ऊपर वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होता है और उसके ऊपर सब सॉइल होता है और उसके ऊपर क्या होता है, टॉप सॉइल होता है और सबसे ऊपर सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, तो ह्यूमस होता है। अब अगर इसको और एक फिगर के माध्यम से स्पष्ट करें, इस चित्र में अगर देखें तो सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है, तो इसके सबसे ऊपर क्या है, इस सरफेस लेयर, यही क्या है, ह्यूमस है। और उसके बाद टॉप सॉइल है, उसके बाद सब सॉइल है और उसके बाद वेदर्ड रॉक है और बेड रॉक। बेड रॉक मतलब सब उसका मिट्टी का जो सबसे नीचे का आधार होता है वही क्या है, बेड रॉक है। बेड रॉक में सबसे बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, सबसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके ऊपर उससे छोटे छोटे, उससे छोटे छोटे और उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक पत्थर। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक पत्थर हैं। अब जो सबसे ऊपर जो सॉइल प्रोफाइल का सबसे ऊपरी भाग होता है क्या होता है, ह्यूमस होता है। अब ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस जो होता है या जैविक प्रक्रिया जो हमारे जैसे कि जब घास पतवार जम जाते हैं, ये क्या होते हैं कि सड़ गल जाते हैं, उससे क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है, ह्यूमस का। और ये सबसे ऊपरी परत होती हैं। सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, तो ह्यूमस होती है। और ह्यूमस में जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर रहती है। ह्यूमस में जैविक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। तो टॉप सॉइल में सबसे बारीक बारीक कण, उसके बाद सब सॉइल में उससे हल्के से बड़े, और जो वेदर्ड रॉक होता है उससे हल्के से बड़े, और जो बेड रॉक होता है उसमें सबसे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। ये क्या है, तो ये जो है सॉइल प्रोफाइल, ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। अब अगर इसको और स्पष्ट देखना चाहें, आप इसमें इस फिगर में सॉइल लेयर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ रिपीट करिए, सबसे पहले क्या, ह्यूमस होता है। ह्यूमस का निर्माण किससे होता है, तो जो जैसे अगर खेती नहीं की जा रही है तो उसमें क्या होती हैं, उसमें घास जम जाती हैं और छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस में जैविक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। उसके नीचे की जो लेयर क्या होती है, टॉप सॉइल होती है। उसके नीचे सब सॉइल में उससे थोड़े बड़े बड़े कण होते हैं। और वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट जो है उसमें हल्के से बड़े पत्थर होते हैं। और जो बेड रॉक होता है उसमें देखिए, आप देख सकते हैं चित्र में सबसे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। अब अगर इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहें, आप देख सकते हैं जहाँ खदान हुई रहती है, जब मिट्टी को खोदा जाता है, तब आप इसमें देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है, आप रिपीट करिए, सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमस। उसके नीचे क्या है, टॉप सॉइल है। उसके नीचे सब सॉइल और ह्यूमस हो गया। उसके नीचे हमारा क्या हो गया, टॉप सॉइल। उसके नीचे है सब सॉइल। और ये हल्का सा रेड कलर का है, ये क्या है, ये फ्रेगमेंट रॉक है, रॉक फ्रेगमेंट है, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे का लेयर है ये क्या है, बेड रॉक है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकली इसको देखना हो तो आप एक मुट्ठी भर एक ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, और एक मुट्ठी भर आप ग्लास के ग्लास में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, हाँ आधा वाटर, मतलब हाफ ग्लास ले लीजिए वाटर। और उसमें क्या कीजिए, आप एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे इसी प्रकार की जो लेयर आप देख रहे हैं, इसी प्रकार की लेयर उसमें बन जाएगी। आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे ऊपरी जो होता है, जो खरपतवार होते हैं जिससे बना होता है ह्यूमस, ये सबसे ऊपरी होता है। ये ऊपर सबसे उसमें टहलने लगता है, सबसे ऊपर तैरने लगता है। उसके नीचे आपका जो टॉप सॉइल मिलेगा, उसके नीचे सब सॉइल, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा जो रॉक फ्रेगमेंट होता है, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट, वो मिलेगा। और सबसे नीचे आपको मिलेगा, जो सबसे नीचे की लेयर है, बेड रॉक मिल जाएगा।
आप इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में क्या होगा, ये आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, सॉइल ऑफ प्रोफाइल। अब आगे आशा है कि आपको सॉइल ऑफ प्रोफाइल समझ आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, वन या पहाड़ी मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर उसके बाद काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी, वन पहाड़ी मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। अगर बात करें कि मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी इसका निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थल में, जैसे जो थार का मरुस्थल है राजस्थान साइड। वन या पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ों पर जो मिट्टी होती है ये पहाड़ी मिट्टी कहलाती है। पीट या दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी का निर्माण कहाँ, जहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है जिस क्षेत्र में, वहाँ क्या है, दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। लवड़ी या क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है, जिस मिट्टी का जो pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, वो क्या होती हैं, क्षारीय मिट्टी होती हैं। अब बात करें कि सबसे पहले तो ये जाने कि हमने ये जाना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। तो अब सबसे पहले जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में आपने नाम सुना होगा, एक भांवर का, एक तराई का, एक बांगर और खादर का। तो भांवर क्षेत्र का निर्माण कब होता है, जो हिमालय होता है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। हम आप जानते हैं कि हिमालय से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं। ये नदियों के साथ क्या आता है, पत्थर टूट टूट कर नीचे आते रहते हैं। तो जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं और यहाँ जो पहाड़ों के पास जम जाते हैं, क्योंकि ये नदियाँ इनको आगे लेके नहीं जा सकती, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े पत्थर का क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र क्या होता है, भांवर क्षेत्र होता है। क्या होता है, भांवर प्रदेश या भांवर क्षेत्र। अब इससे जो छोटे छोटे कण होते हैं, इससे छोटे छोटे कण क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे छोटे छोटे कण आगे बढ़ते हैं और एक स्थान पे क्या होते हैं, इकट्ठा रहते हैं। फिर इसके आगे क्या, तो यही क्षेत्र जो छोटे छोटे कण वाला क्षेत्र होता है, यही क्या होता है, तराई क्षेत्र। क्या होता है, तराई क्षेत्र। अब दो जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर बहुत फेमस हैं। हालांकि ये जो भांवर और तराई क्षेत्र हैं, ये भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध दोनों क्या है, बांगर और खादर। बांगर को हम पुरानी मिट्टी और खादर को हम नई मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, बांगर, कोई चीज़ खराब हो जाती है हम उसको कहाँ फेंक देते हैं, बंगार में डाल देते हैं, भंगार में उसको डाल देते हैं। तो आप इससे पुरानी चीज़ क्या है, पुरानी चीज़ भंगार है, मतलब बांगर है, और जो खादर है वो नई है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो बांगर बंगाल में फेंक दिया तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी, और जो नई मिट्टी है वो खादर है। अब अगर बात करें इसके आगे, यहाँ तक जब छोटे छोटे कण, तो इसमें नदियाँ क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती। जो बड़े बड़े पत्थर की नीचे नीचे नदियाँ जाती रहती हैं, इसमें क्या होती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं देती, बस बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से नदियों का फ्लो होता रहता है। अब इसके आगे अगर हम बांगर और खादर को अच्छे से समझें नए चित्र के माध्यम से, आप इसमें देख सकते हैं कि हिमालय से नदियाँ निकली, नदियों के साथ क्या आया, बड़े बड़े पत्थर आए। तो यही क्षेत्र क्या होता है, भांवर प्रदेश कहलाया। उसके आगे छोटे छोटे जो कण होते हैं, उससे जो क्षेत्र का निर्माण हुआ वो तराई क्षेत्र कहलाया। अब इसके आगे ही बांगर और खादर का निर्माण होता है। हम दूसरे चित्र के माध्यम से बांगर और खादर स्पष्ट,
अब जब नदियाँ आगे बढ़ी, जा रही हैं, तो जब कभी बाढ़ आता है, जैसे अब नदियाँ यहाँ से जा रही हैं, तो जब बाढ़ आता है तो नदियाँ अपना पानी दूर तक ले जाती हैं, ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, ऊंचाई तक, इधर साइड 10-12 सालों में नदियाँ क्या होती हैं, बाढ़ का निर्माण। तो ये जो नदियाँ ऊंचाई तक, इधर साइड जैसे दूर दूर तक जो मिट्टी ले जाती हैं ऊंचाई तक, और जब नदियाँ का पानी कम हो जाता है तो इन कम हो जाती हैं, कम दूरी पर रह जाती हैं नदियाँ। तो जब ये नदियाँ अपने साथ ऊंचाई तक जो चढ़ीं, बाढ़ के साथ जो मिट्टी ले गई ऊंचाई तक, पहाड़ों तक, तो यही मिट्टी जो यहाँ जो क्षेत्र का निर्माण होता है ऊंचाई पर, यही क्षेत्र बागर क्षेत्र कहलाता है। क्या? बागर क्षेत्र। और जो नदियों के किनारे क्षेत्र रहता है, नदियों के जस्ट किनारे, वही क्षेत्र क्या होता है? खादर प्रदेश। क्योंकि नदियाँ हर साल वहाँ बहती रहती हैं और नई नई मिट्टी का निर्माण करती रहती हैं। जबकि जो पानी बाढ़ के कारण कई वर्षों में वहाँ मिट्टी ले जाती हैं नदियाँ, बाढ़ के कारण अधिक दूरी पर जो हल्की सी ऊंचाई रहती है, वहाँ बाढ़ जब आएगी तभी मिट्टी जाएगी, तो वो जो निर्माण करती हैं मिट्टी वहाँ, वो क्या होती हैं? बागर प्रदेश। तो एक का कैसे होता है? बाढ़ हमेशा नहीं आता, लगभग 10 से 15 सालों में बाढ़ आता रहता है। तो जब बाढ़ आता है तो ये मिट्टियाँ क्या होती हैं? कई सालों में वहाँ जाती हैं। तो जब कई सालों में जाएंगी तो ये क्या हो जाती हैं? पुरानी हो जाती हैं। तो पुरानी हो गई तो क्या हो गई? बागर प्रदेश वहाँ हो गया। और जो नदियों के किनारे का क्षेत्र रहता है, हमेशा यहाँ नदियाँ बहती रहती हैं और नई नई मिट्टी लाती रहती हैं। जब नई नई मिट्टी लाती रहती हैं, वही क्षेत्र क्या है? खादर प्रदेश हो गया। आई होप कि आपको खादर और बागर प्रदेश समझ में आया होगा। आप इसमें एक बार फिर से रिपीट कर दें। तो जो हिमालय है, हिमालय से नदियाँ निकलती रहती हैं, तो जो बड़े पत्थर होते हैं, इससे जिस क्षेत्र का निर्माण होता है वहाँ भावर प्रदेश, और इसके आगे जो जो छोटे छोटे कण रहते हैं तो वो क्या होता है? तराई प्रदेश। और इसके आगे अगर नदियाँ, क्योंकि इसमें बावर और खादर प्रदेश में जो नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों से नीचे से निकलती रहती हैं, तो जो तराई प्रदेश है, इसके आगे से नदियाँ का फ्लो दिखाई पड़ता है। और जो खादर प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हर साल नई नई मिट्टी लाती रहती हैं, तो खादर प्रदेश क्या होता है? बहुत उपजाऊ होता है। जो खादर प्रदेश होता है क्या होता है? उपजाऊ होता है। अब आप बताइए कि जो भावर प्रदेश है, क्या ये उपजाऊ होगा? जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर में ये उपजाऊ होगा? यहाँ कुछ हम उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। तो इसलिए भावर प्रदेश क्या होता है? उपजाऊ नहीं होता है। और तराई प्रदेश की बात करें तो तराई प्रदेश में आप ध्यान रखिएगा कि यह दलदली मैदान होता है। जो तराई क्षेत्र होता है क्या होता है? दलदली मैदान। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। और इसी तराई प्रदेशों में क्या होती हैं? थार जनजातियाँ पाई जाती हैं। और जो थार जनजातियाँ होती हैं, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। थार जनजातियाँ तराई प्रदेशों में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं? यहाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं। तो भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बागर प्रदेश। अब इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है भात, आप सुने होंगे भात और बखीर। ये ट्रिक है भात और बखीर। तो सबसे पहले भा से भावर प्रदेश, ता से तराई क्षेत्र और बा से बागर प्रदेश, उसके बाद खा से खादर प्रदेश। तो आप इससे क्या कर सकते हैं? इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। भात और बखीर सबने खाई होगी। भात से ही क्या बनता है? बखीर बनता है। तो भात और बखीर, सबसे पहले हिमालय से नदियाँ निकली तो भावर प्रदेश का निर्माण की, उसके बाद तराई क्षेत्र का, उसके बाद बागर प्रदेश का, उसके बाद क्या है? खादर प्रदेश का निर्माण करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपने अंदर बैठाइए, जिससे प्रश्न अगर आए तो गलत ना हो। तो हमने जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को हमने देखा। अब काली मिट्टी का कॉन्सेप्ट समझ लें कि इनका निर्माण होता कैसे है।
एक पहाड़ है जहाँ से क्या होता है, एक ज्वालामुखी वाला पहाड़, तो जहाँ से क्या होता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है, अगर ये पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है। मैग्मा किससे बना होता है, एक गैस प्लस लावा से बना होता है। क्या, कौन, मैग्मा। गैस प्लस लावा से बना होता है मैग्मा। अब ये जो मैग्मा होता है यह सबसे ऊपर जब ये ऊपर निकलता रहता है और इसके साथ गैस प्लस लावा से बना है, तो गैस ऊपर उड़ जाती है और जो लावा होता है नीचे गिरने लगता है। ये जो नीचे गिरता है लावा, ये क्या करता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। जो लावा नीचे गिरता है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। लावा जो होता है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। ये जो ज्वालामुखी से ये चट्टानें जो बनती हैं, ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। अगर क्वेश्चन बने तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो आग्नेय चट्टान से, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान होती हैं वह ज्वालामुखी के विस्फोट से या उसके फूटने से क्या होती हैं, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का तो सबसे पहले आग्नेय ही चट्टान बनती है, इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय ही चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट चट्टान। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, ये जो पृथ्वी के धरातल पर गिरता है, तो इसी से क्या होता है, ये बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। इसी से यही क्या होता है, बेसाल्ट चट्टान, यही काली मिट्टी का निर्माण, यही जो मिट्टी होती है, इससे जो चट्टानों से जो मिट्टी, बेसाल्ट चट्टानों से जो मिट्टी बनती है, यही क्या होती हैं, यही काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो आपने समझा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब अगर इसके बात करें काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी क्या होती है, ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, और इसमें कपास की खेती होती है और इसी के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जो काली मिट्टी है तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं और इसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, महत्वपूर्ण है काली मिट्टी के बारे में। अब इसके आगे अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक विस्तार किस किस मिट्टी का है, तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट, 40%। लाल मिट्टी जो होते हैं वह 18% और काली मिट्टी 15% और लेटेराइट जो मिट्टी है वह 3.7%। तो सबसे ज़्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का, उसके बाद लाल मिट्टी का, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो 40% किसका विस्तार है, जलोढ़ मृदा का, 18% लाल मृदा का और 15% काली मृदा का और 3.7% लेटेराइट मृदा का। आगे अगर बात करें हम एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुल कितनी मिट्टी है, तो जब क्वेश्चन रहे कि भारत में कुल कितनी मिट्टी है तो 8 प्रकार की मिट्टी है। अगर क्वेश्चन बने कि क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, सेकंड नंबर पे है लाल मिट्टी, थर्ड नंबर पे काली मिट्टी और चौथे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी और 5वें नंबर पे मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम एक इस हिसाब से है क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी हैं, तो 5 प्रकार की मिट्टियाँ। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। आप इसको क्या जल से याद कर सकते हैं, जल। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, 2 क्लियर हो गया। उसके बाद काली मिट्टी आती है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब आगे बात करें अगर जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं की, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या क्या है। जलोढ़ मिट्टी एक खाद से भरपूर और उपजाऊ होती है।
क्योंकि हर साल इसका नवीनीकरण होता है। जलोढ़ मिट्टी का हर साल क्या होता है, नवीनीकरण होता है। इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, दालें इस मिट्टी पर क्या होती हैं, मुख्य फसल है। इस मिट्टी की क्या है, मुख्य फसल है। ये जलोढ़ मिट्टी की क्या है, विशेषता है। अब लाल मिट्टी की विशेषता देख लें। लाल मिट्टी की जो विशेषता है, इस मिट्टी में लालपन इस मिट्टी में मौजूद लौह तत्वों के कारण होता है। तो लौह तत्वों के कारण ही क्या होता है, उसमें लालपन होता है लाल मिट्टी में। इसमें जो फसल मुख्य क्या है, गेहूँ, चावल, बाजरा, तिलहन, कपास की खेती की जा सकती है। और ये दक्षिण के हिस्से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। अब काली मिट्टी की विशेषता देखें तो काली मिट्टी की विशेषता, जो काली मिट्टी की विशेषता है, ये मिट्टी ज्वालामुखी प्रवाह से बनती है। हमने काली मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट आपको होता है, किससे, ज्वालामुखी के प्रवाह से बनती है। और किस चट्टान से, तो आग्नेय चट्टान से बनती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, लौह जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। चूना, मैग्नीशियम, लौह जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। और इसमें पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी प्रवाह होता है तो ज्वालामुखी जब मैग्मे में अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो सब क्या होता है, जल जाता है। जल जाने के कारण क्या होता है, सब तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जैविक पदार्थों की क्या होती है, काली मिट्टी में क्या होती है, कमी पाई जाती है। क्योंकि इसमें ह्यूमस का निर्माण तो होता नहीं, इसमें जीवाश्म का निर्माण होता नहीं है। जो आग्नेय चट्टान होती है इसमें जीवाश्म का निर्माण नहीं होता है। अब आगे बात करें, रेतीली मिट्टी की विशेषता क्या है। तो रेतीली मिट्टी की विशेषता है, यह मिट्टी ज़्यादातर खारी परत का रूप ले लेती है। इसमें फसल गेहूँ, बाजरा, मूंगफली को उगाया जा सकता है। और जैविक पदार्थों को इसमें काफ़ी कमी होती है। रेतीली मिट्टी में जैविक पदार्थों की क्या होती है, काफ़ी कमी होती है। अब लेटेराइट मिट्टी की विशेषता देखें। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी की विशेषता एक केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट उगाए जाते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी से एक क्वेश्चन अधिक बनता है कि चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती हैं, तो लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती हैं। और अगर बात करें अब आगे बात करें हम मिट्टी का निर्माण अगर भारत के मैप में देखें, जो 8 प्रकार की मिट्टी है, इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जो हरे कलर का है, एक कौन सी मिट्टी है, तो सबसे क्या होती है, पर्वतीय या वन मिट्टी होती है। ये क्या होती है, पर्वतीय या वन मिट्टी। और इस क्षेत्र में जो पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र और कुछ असम वाला क्षेत्र, सबसे पहले आप देखिए, जब से जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा इधर साइड का जो है, इधर वाला हिस्सा ये क्या है, ये पर्वतीय वन मिट्टी है। और थोड़ा सिक्किम वाला हिस्सा और इधर थोड़ा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, एक यहाँ क्या होता है, ये पर्वतीय, क्योंकि यहाँ महान हिमालय का विस्तार है। तो महान हिमालय का विस्तार है तो पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है, वन मिट्टी पाई जाएगी। और जो पंजाब वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाला और बिहार वाला, इधर थोड़ा सा असम वाला जो हिस्सा है, और ये क्या होता है, यहाँ कौन सी मिट्टी, और इधर थोड़ा गुजरात का हिस्सा जो इधर साइड है, एक कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। क्यों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो होती हैं, इधर साइड से नदियाँ यहीं तो इसी साइड से नदियाँ क्या होती हैं, बहती रहती हैं। और इधर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे का क्षेत्र है, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, उधर पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, यहाँ जलोढ़ मिट्टी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि जो इधर अरब साइड जो नदियाँ आती रहती हैं, इधर साइड से आती हैं,
तो इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नए नए मिट्टी का निर्माण होता रहता है, तो यही तो जलोढ़ मिट्टी है, इसीलिए क्या होता है इस साइड जलोढ़ मिट्टी। और इधर साइड से क्या होती है, नदियाँ भी आती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ जहाँ ये मिट्टियाँ रुकती हैं, समुद्र के किनारे यहाँ जो मिट्टियाँ रुकती हैं, यही मिट्टियाँ क्या किसका निर्माण करती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। अब अगर बात करें और मिट्टी की, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये कौन सी मिट्टी है, ये सब लाल मिट्टी है। जहाँ जहाँ क्षेत्र में इधर इधर हल्का सा हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा थोड़ा सा हो गया, और इधर हो गया कर्नाटक वाला, तमिलनाडु, हल्का सा केरल वाला, और हल्का सा तेलंगाना वाला, उड़ीसा वाला हिस्सा जो हो गया, क्या हो गया ये कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये लाल मिट्टी पाई जाती हैं। अब अगर बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो हल्का सा भूरा कलर का आप देख रहे होंगे, ये सब जो क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये क्षेत्र है, ये कौन सी काली मिट्टी का निर्माण होता है। हल्का सा महाराष्ट्र वाला, इधर एमपी वाला क्षेत्र, हल्का सा तेलंगाना वाला और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और जो इधर हल्का सा पीला कलर का जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान है, इधर राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और जो आप इधर देख रहे होंगे हल्का सा जो इधर आप किनारे पे, ये जो मिट्टी है ये लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। तो हमने देखा कि सबसे ये जो जम्मू वाला हिस्सा है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है आप इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में ये जो जम्मू वाला कश्मीर वाला हिस्सा, यहाँ पर्वतीय मिट्टी, और इधर राजस्थान वाला हिस्सा जो है मरुस्थलीय मिट्टी, महाराष्ट्र हल्का सा एमपी वाला हिस्सा, ये सब कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो पंजाब वाला हिस्सा है, और इधर उत्तर प्रदेश बिहार वाला हल्का सा असम वाला हिस्सा, और इधर पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, और इस जो प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र है वहाँ का हिस्सा, ये सब क्या है, जो नदियों वाला हिस्सा है, ये सब क्या किसके हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के हैं। और लाल मिट्टी आप देख सकते हैं, जहाँ तक लाल कलर का रंग है वो सब वहाँ कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। एक क्वेश्चन बनता है कि पानी को डालते ही कौन सी मिट्टी दही के समान हो जाती है। तो पानी को डालते ही कौन सी मिट्टी दही के समान हो जाती है, तो ये मिट्टी कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि पानी से को डालते ही कौन सी मिट्टी दही के समान हो जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये दही के समान हो जाती है। और इसमें कॉफ़ी की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती इसमें होती है। आई होप कि आपको मिट्टियों का कॉन्सेप्ट, भारत की मिट्टियों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।